जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि आज हम उधमपुर के दौरे पर हैं। आज हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिरकार यहाँ के मसले और मिसाइलें क्या हैं। देखिए, सरकार बने 9 महीने हो गए, एलजी प्रशासन 5 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है और कई तमाम चीजें हैं जिन्हें लेकर जम्मू कश्मीर जो है वो सफर कर रहा है। देखिए, अभी हम जम्मू डिवीजन, उधमपुर और तमाम ऐसी जगहों पर जाएंगे और जानेंगे कि क्या ही कुछ जनता जो है वो कहना चाहती है। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को इस समय नहीं है बातचीत करने का, क्योंकि यहाँ के लोगों द्वारा ये कहा गया है कि उनसे जब मसले हम डिस्कस करने जाते हैं तो वो गायब रहते हैं। तो चलिए, कोई नहीं, जब मुलाकात होगी उनसे भी बातचीत जो है हम जरूर करेंगे। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट जो है वो मौजूद है। सुमित जी इस समय हमारे साथ है, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। देखिए, एमएलए इलेक्शन के दौरान जो है ये पवन गुप्ता जी के बिल्कुल अगेंस्ट जो है वो खड़े हुए थे और कांग्रेस की लहर जो है इनके समय में काफी अच्छी जो है उस समय देखी गई थी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या ही कुछ इस समय उधमपुर के मसले हैं जिनको लेकर आज भी उधमपुर वासी जो हैं वो परेशान है? क्योंकि देखिए, 9 महीने हो चुके हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे सामने हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे सामने हैं, लेकिन क्या ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज भी वो डिस्कस नहीं कर पा रहे अपने नुमाइंदों से? देखिए, जहाँ तक उधमपुर की बात है, जहाँ तक मसले मिसाइल की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मसले ही मसले हैं। जहाँ तक आपने बात की नुमाइंदों की, तो मैं बताना चाहता हूँ, जब चुनाव नहीं हुए थे तब भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यहाँ पे एलजी शासन था और एलजी जो है अधीन आते हैं केंद्र सरकार के। और हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, जो पीएमओ में बैठे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जहाँ से जीत के आए हैं, वह चाहते तो केंद्र सरकार से काफी फंड्स लाके यहाँ पे डेवलपमेंट करवा सकते थे। लेकिन अब तो चुनाव भी हो गए, 9 महीने हो गए इनको विधायकों को बने हुए। तो लेकिन जैसे आपने कहा कि मैं तो अपने वेस्ट जो कंस्टिट्यूएंसी है वहां से मैंने चुनाव लड़ा है, मैं वहां की बात जरूर करूंगा, क्योंकि यहाँ से जो विधायक जीत के आए हैं, लोगों को काफी उम्मीदें थी चुनावों में। और हमने भी लोगों से वायदे किए थे कि हम जीत के आए तो हम सबसे जो मेरा जो अहम जो मुद्दा था वो था हॉस्पिटल, जो कि अब जीएमसी बन चुका है। और लोगों में यही बात है कि जीएमसी जो है ये रेफर हॉस्पिटल है, और हमने यही कहा था लोगों को कि हम इसको सुधारेंगे। लेकिन आज भी जीएमसी में ये हालत है कि पेशेंट दर बदर हो रहे हैं। किसी को बुखार 104 से ज्यादा होता है, मुझे लगता है कि इनकी कोशिश होती है कि जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया जाए। हालांकि जब जीएमसी उधमपुर है, इसको जीएमसी से जीएमसी रेफर नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुद्दे पे चुनाव के बाद भी मैंने कई दफा हॉस्पिटल में जाके मैंने विरोध जताया। सुपरिटेंडेंट की बात करें, प्रिंसिपल जीएमसी की बात करें, और हमने विरोध जताया और हमने आवाज उठाई, और लोगों को कहीं ना कहीं फायदा भी मिला। लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, हमने शोर किया, एम्बुलेंस लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। लेकिन अभी भी शिकायतें मिल रही हैं कि वहाँ हॉस्पिटल में, जीएमसी में दूर दराज इलाके से कोई लोग आते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन दुख की बात यह है कि विधायक साहब कहाँ पे? हमारा यही कहना है, हमने चुनावों के बाद कहा था कि विधायक साहब को हमने शुभकामनाएं दी थी और कहा था कि हमें उम्मीद है कि आप अच्छा कार्य करेंगे, लोगों के मसले हल करेंगे, क्योंकि आपको लोगों ने जिताया है, अच्छे मार्जिन से जीते हैं। लेकिन हमने साथ में यह भी कहा था कि जहां पे आप विफल साबित हुए, लोगों के काम अगर आप नहीं करेंगे, तो सुमित मगोत्रा जो कि दूसरे नंबर पे आया है, लोगों ने मुझे वोट दिए हैं, मेरा दायित्व बनता है कि जहां गलत होगा मैं आवाज उठाऊंगा। लेकिन इसके चलते भी विधायक साहब ने मेरे पर आरोप लगाया कि ये हल्ला करते हैं, जीएमसी में जाके इनको पेट में दर्द रहता है। तो मैंने उनको कहा था कि मेरे हल्ला करने से अगर लोगों को कुछ फायदा मिलता है तो मैं एक बार नहीं बार बार हल्ला करूंगा। तो जैसा आपने कहा, ये जीएमसी की बात है। उसके बाद मैं बात करूंगा जो कि हमारे उधमपुर में चुनावों से पहले भी ये मुद्दा काफी गर्म रहा, सीवरेज प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पे सर, मैं उसी चीज पर मैं आने वाली थी। देखिए, मैं जनता को एक चीज बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज नहीं पता होगी। मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है उधमपुर आने से पहले और यहाँ के तमाम लोगों से बातचीत की है। उनकी कुछ लिस्ट जो है वो इस समय मेरे हाथ में है। मैं विधायक जी से ये सवाल करना चाहती थी, लेकिन विधायक जी थोड़ा इस समय व्यस्त हैं, तो मैं उनसे बातचीत नहीं कर पाई। पर चलिए, और भी यहाँ पर लोग हैं जो चाहते थे कि वो रिप्रेजेंटेटिव बने, लेकिन वो नहीं बन पाए। यहाँ पर एक मसला है, सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर, जो है यहाँ की पवित्र नदी, जिसे गंगा की बड़ी बहन कहा जाता है, जो है देवका प्रोजेक्ट के लिए उधमपुर में 186 करोड़ जो है वो इशू करवाए गए थे, जिसमें से आपको बता दें कि लगभग 160 करोड़ जो है वो सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए लाया गया था। लेकिन वो 186 करोड़ कहां गया?
देवका प्रोजेक्ट जिसकी धज्जियां जो है इस समय उड़ चुकी हैं, वहां पर सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के नाम पर आपको टाइल्स नजर आएंगी, दो कुछ आपको कमरे नजर आएंगे, और बाथरूम की तो इतनी खस्ता हालत है कि अगर आप देखेंगे तो शायद आपके आंसू निकल जाएं। तो सर वो सीवरेज प्रोजेक्ट जो था लगभग अगर मैं बताऊं तो 160 करोड़ जो है उसके लिए 186 करोड़ जो है उसके लिए भी जो है वो इंसेंशियल करवाया गया था। ऑलमोस्ट जो देवका प्रोजेक्ट है, माफ कीजिएगा, देवका प्रोजेक्ट के लिए 186 करोड़ है, उसमें से कुछ जो थे वो थे सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए। तो क्या लगता है आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो सही रूप से चला वहां पर? देखिए, जहां तक देविका प्रोजेक्ट की बात है, मैं आपको बता दूं कि जब यह 186 करोड़ पे आया तो भाजपा वालों ने बड़े ढिंढोरे पीटे कि देविका प्रोजेक्ट आएगा, यहाँ पे गंगा की तर्ज पर यहाँ पे रोज आरती होगी, यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, काफी कुछ। और हमें भी लगा कि चलो अच्छी बात है, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। जी। हमने भी कहा कि हम इनके, अगर ऐसा होता है तो हम इनकी कार्य की सराहना करेंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत। जैसा हमारा उधमपुर शहर की बात करूंगा, जैसा सीवरेज प्रोजेक्ट से पहले था, अच्छी गलियां थी, अच्छी नालियां थी, कम से कम बारिश में लोगों के घरों में या दुकानदारों की जो दुकानें हैं वहां पे गंदा पानी नहीं जाता था। इन्होंने 186 करोड़ रुपए, हमने बार बार मांग की, हमने प्रोटेस्ट किए, लोगों ने आरटीआई भी लगाई कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमने कहा कि ठीक है, अगर पैसा आया है तो उसका जनता के सामने जवाब दिया जाए कि 186 करोड़ रुपया कहाँ पे लगा है, ये तो बुरी बात नहीं है। और हमें दुख इस बात का है कि जो कहते हैं कि बड़े बड़े ईमानदार, अपने आप को ऑनेस्ट समझते हैं, कुछ नेता, कुछ एमएलए, तो अगर वाकई वो ईमानदार है तो मुझे खुशी होती कि सबसे पहले वो आगे खड़े होकर कहते कि हम इसकी जांच करवाएंगे, हम इसकी सीबीआई जांच करवाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 186 करोड़ रुपया जब आया, हमें लगा कि देविका मैया, जो कि पवित्र नदी है, गंगा मैया की बड़ी बहन है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं लोगों द्वारा दूषित किया गया है। घर का गंदा पानी, मैं कहूं कि काफी गंदगी वहां पे डाली जा रही है, और इसकी एक आवाज उठाई लोगों की तरफ से। और जब लगा कि 186 करोड़ आया, हमें लगा, हमने तो सपना देख लिया था कि हरिद्वार की तरह हमारे यहाँ भी टूरिज्म बढ़ेगा और देविका मैया पवित्र नदी, इतनी साफ सुथरी नदी बनेगी। लेकिन आज आप देखिए वहां पे जाके इतनी बुरी हालत है। और हम ये पूछना चाहते हैं कि सीवरेज प्रोजेक्ट से पहले देविका नदी में आपने उसका जो सौंदर्यीकरण का कार्य किया, सबसे पहले तो जहाँ पे जो लोग नहाने जाते हैं उसकी सफाई कब होगी, क्यों नहीं हुई? अब ये कहते हैं कि सबसे पहले था कि हमने देविका प्रोजेक्ट के तहत लोगों के घरों का जो वॉशरूम का पानी था, सेप्टिक टैंक थे, वो अलग रखने थे, तो ही ये होगा। चलो वो भी हो गया, तो क्या हुआ मैं आपको बताऊं कि 15 मिनट की बारिश में पूरा शहर, पूरी नालियां ब्लॉक हो जाती हैं और लोगों के घरों में गंदा ये सिर्फ उधमपुर नहीं है, जम्मू का भी यही हाल है। जम्मू का तो ये हाल होगा, लेकिन मैं ये नाम ले रहा हूं क्योंकि इसको नाम देविका मैया के साथ जोड़ा गया था, इसलिए हमें दुख होता है कि पवित्र देविका मैया। और जहां तक आप देविका मैया, जो आपने जम्मू की बात की, तो जम्मू में भी तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जीत के आए हैं। तो वही तो, जैसे हमारे शुरू में आपने सवाल किया कि 29 के 29 एमएलए हैं कहां पे, क्यों आवाज नहीं उठा रहे? तो देविका मैया के साथ जैसे आपने प्रश्न किया, सौंदर्यीकरण वहां पे किया गया है, आपने तो वहां जाके देखा भी होगा, वॉशरूम गंदे पड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि सौंदर्यीकरण सिर्फ प्लांटेशन करके, टाइल वर्क करके सिर्फ सौंदर्यीकरण नहीं चाहिए, सौंदर्यीकरण चाहिए। आपको बता दूं, मैं थोड़ा इसमें जाना नहीं चाहता कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये देविका प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा था, एक रात, पूरी रात बारिश हुई और यहाँ पे पवित्र देविका मैया में जो संस्कार के लिए, संस्कार जिनके हो रहे थे, वहां एक दो शव बह गए। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे कितना तूफान, कितनी बारिशें आई हो, लेकिन ये पहली बार हुआ। क्यों? देविका प्रोजेक्ट के चलते सारा सिस्टम ब्लॉक हो गया और इतना पानी का बहाव तेज हुआ कि शव बह गया। आप सोचिए उन परिवारों पर क्या बीती होगी जो आज तक सोचते होंगे कि वह अंतिम संस्कार के बाद दूसरे दिन, जब तीसरे दिन वहां पे अस्थियां लेने आते हैं, वहां उनको प्रवाह करते हैं, वो कुछ नहीं कर पाए। वो किसकी नालायकी थी? अगर ऐसा कुछ हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, खास करके मैं कहूंगा कि विधायक, यहाँ पे तो देविका, यहाँ पे हमारी पवित्र नदी पड़ती है, यहाँ के तो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक हमारे पवन गुप्ता जी हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि वो, उनसे आप पूछेंगे तो वो कहेंगे हमने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया, प्रधानमंत्री जी ने ये किया। कागजों में तो बड़ा कुछ किया, असेंबली में मैं देख रहा था बड़े आंकड़े गिनवा रहे थे वो, ये देखिए इतने सौ करोड़, इतने सौ करोड़। माननीय विधायक साहब, करोड़ों की बात छोड़िए, ग्राउंड में देखिए कि ग्राउंड में क्या हो रहा है। मैं पानी की बात करूंगा, लोगों को गंदा पानी पीने को मिल रहा है। बिजली के स्मार्ट मीटर लगने के बावजूद लगातार यहाँ पे कटौती हो रही है, लगातार इतनी गर्मी में कट लग रहे हैं और लोगों का बुरा हाल है। पूछेगा कौन? सुमित मल्होत्रा तो आवाज उठा रहा है, मैं तो दफ्तरों में जा रहा हूं, मैं तो चिल्ला रहा हूं और चिल्लाऊंगा भी। मैं बार बार अपने हर इंटरव्यू में कहता हूं कि जो डिपार्टमेंट का अधिकारी अच्छा कार्य करेगा हम उनकी सराहना करेंगे,
जो विधायक के प्रेशर में जहां सोचेगा कि लोग आ रहे हैं इनको कौन पूछने वाला है, तो वो दिमाग से गलत फहमी निकाले, हम दफ्तर के अंदर घुस के ईंट से ईंट भिजा देंगे अगर हमारे लोगों के साथ कोई अनजस्टिस हुआ तो। सर मेरा आखिरी सवाल देखिए आपसे रहेगा, उधमपुर में भी काफी ऐसे मसले हैं, जब हमें भी समय मिलेगा हम उन मसलों को डिस्कस करेंगे यहाँ की जनता के साथ। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, देखिए अभी का कार्यकाल जो है, जो एनसी सरकार का अगर मैं कहूँ तो वो 9 महीने का है। 186 करोड़ की इतनी बड़ी हम देख रहे हैं कि अगर मैं धांधली से कहूंगी, हर कोई व्यक्ति कह रहा है ये धांधली हुई है। सीवरेज प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर मैंने तो सुना है जो यहाँ पर बैसाखी का मेला लगता था उसे भी डिले किया गया, यहाँ पर काफी समय से वो भी मेला नहीं लगा, इस साल शायद वो लगा है। और भी कई चीजें हैं यहाँ के उधमपुर के लोगों ने जो है वो हमसे डिस्कस की। सबसे बड़ी चीज, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में उधमपुर की जो दृश्य है, जो दशा है वो बदलेगी, उधमपुर जो है वो बेटर होता हुआ नजर आएगा? देखिए, जहां तक उधमपुर की दशा बदलने की बात है, मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी बात करूंगा, जब से हम बचपन से देखते आए हैं उधमपुर जैसा था वैसा ही है। बिल्डिंग्स बनी हैं, लोगों के मकान बने हैं, दुकानें बनी बिल्डिंग हैं, से भी शोरूम। मुझे एक चीज याद आई, देवका के पास एक पीडीडी डिपार्टमेंट की आज ही हमने एक चीज देखी। पीडीडी डिपार्टमेंट के नाम पर वो जगह अलॉट की गई थी जहां पर एक दफ्तर भी हुआ करता था उनका, जहां से काम चलता था। वहां पर अचानक से कोई आकर कंस्ट्रक्शन कर कर चला जाता है। ये चीज शायद आपने भी देखी होगी। क्या आपको लगता है कि वो सच है जो इस समय जो वेरिफिकेशन या फिर हम कहेंगे जो एक्सक्यूज उनके द्वारा दिया गया है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं भी कुछ दिनों से देख रहा हूँ, मीडिया में भी काफी ये न्यूज वायरल हो रही है कि जो आपने प्रश्न किया इसको लेके मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ समाज सेविकों ने आरटीआई भी लगाई है। जी। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ जो इतना इस कार्य के लिए आगे आ रहे हैं। और जहां तक जो आपने कहा कि बिजली का वहां पे दफ्तर ट्रांसफार्मर हुआ करता, ये तो मैं भी कहूंगा। हम कभी भी देविका में बैसाखी मेला देखने जाते थे बचपन से, अभी भी जाते तो वहां पे वैसा था। लेकिन एकाएक जब हमारी नजर पड़ी, हमने भी ध्यान नहीं दिया कि वहां पे तो बिल्डिंग बन रही है। हमने सोचा कि बिजली विभाग वाले बना रहे हैं, फिर पता चला कि ये कोई कुछ दुकानें बन रही हैं। दुकानें बन रही हैं, कुछ प्रॉपर्टी डीलर बीच में इन्वॉल्व है या कुछ अधिकारी इन्वॉल्व है। लेकिन अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से उस वहां पे रोक लगा दी गई है। बिजली विभाग का वहां पे साइन बोर्ड भी लगा दिया गया है। लेकिन आज हम ये मांग जरूर करेंगे, ये नहीं है कि अभी दुकानें बन गई, बिजली विभाग आ गया तो बात खत्म हो गई। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि इसका मतलब अगर लोग आवाज नहीं उठाते, ये तो सरकारी जमीन हड़प गए थे, और इसमें कौन कौन है, कौन कौन सी बड़ी मछलियां हैं, उनको पकड़ना जरूरी है। या ना हो कि कल को किसी पटवारी या किसी म्युनिसिपलिटी विभाग के अधिकारी को सस्पेंड करके बोल दिया कि हाँ जी हमने सस्पेंड कर दिया। इसकी जो लोग आरटीआई लगा रहे हैं, जो लोग इसके प्रति आवाज उठा रहे हैं, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा जब तक इसकी पूरी इंक्वायरी सामने नहीं आती। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या लगता है स्टेटहुड की वापसी जम्मू कश्मीर के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है? देखिए, स्टेटहुड मुझे लगता है कि इस समय जम्मू कश्मीर की आवाम को और सभी नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, उनको एक स्वर में आवाज उठानी पड़ेगी, हमें स्टेटहुड चाहिए। और दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जितना भी यहाँ पे बीजेपी का नेतृत्व है, जितनी भी लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की, मुझे लगता है कि वह चाहे तो एक दिन में यह मसला हल हो सकता है। उनका तो कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा कहा गया है कि एक अच्छे समय पर आपको स्टेटहुड की वापसी जो है वो हो जाएगी, लेकिन वो समय आएगा कब, देखिए, यही सोचने वाली बात है। मैं वही कह रहा हूं कि अच्छा समय कब आएगा। जब से स्टेटहुड हमारी छीनी गई है, हम ये कहते हैं कि हमें हिमाचल में देखिए, गुजरात में देखिए, वहां भी कीजिए ना, फिर वहां क्यों नहीं करते? एक्सपेरिमेंट सिर्फ जम्मू कश्मीर में करने हैं इन्होंने, जो भी करना है। शराब के ठेके खुलवा दिए, माइनिंग माफिया यहाँ लाके खड़ा कर दिया। हमारा कसूर क्या है जम्मू कश्मीर के लोगों का? और जैसे आप कह रहे हो कि स्टेटहुड, मुझे नहीं लगता कि इनकी बातें हैं, जो इनकी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कोई कोशिश नहीं कर रही जम्मू की स्टेटहुड मिले। हाँ, जब स्टेटहुड कभी मिलेगी तो ये डोल जरूर पीटेंगे, हमने स्टेटहुड लाई। कब लाएंगे? आप देखिए, यहाँ पे हम कोई बिहारी या यूपी जो वहां के लोग हैं उनके खिलाफ नहीं है। जम्मू कश्मीर में आए, वो अपना काम करें, लेकिन उसके साथ हम यह जरूर मांग करते हैं कि बाहरी राज्य के लोगों को यहाँ के हमारे बच्चों का, हमारे जो नौकरियों का हक, हमारी जमीनों का हक, उनको क्यों दिया जाए? हम तो इसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि हिमाचल की तर्ज पे यहाँ पे 371 लगाया जाए। कम से कम हमारी जो जमीनों का अधिकार हमारे लोगों के पास रहे, यहाँ की नौकरियों का जो है हमारे बच्चों के पास रहे। हमारे बच्चे वहां बाहरी राज्यों के लोगों से कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले कई दशकों से हमारा यहाँ आतंकवाद से लोग जूझ रहे हैं। तो ये जो है स्टेटहुड की मांग, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उफ तक नहीं निकलती। जब प्रधानमंत्री जी द्वारा, जब गृह मंत्री जी द्वारा कोई बयान आता है कि जल्द स्टेटहुड दी जाएगी, तो ये तुरंत प्रेस मीडिया में आते हैं, स्टेटहुड आ रही है। अरे भैया, कब आ रही है हम बताएं। और हम उम्मीद करते हैं और मांग करते हैं कि जितनी जल्द हो सके हमें
स्टेटहुड वापस दी जाए। महाराजा हरि सिंह जी का जो हमें एक राज्य दिया गया था, हमें वो वापस चाहिए ताकि हमारी अपनी पहचान वापस लौट सके। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी। देखिए, कुछ बातचीत इस समय हमने की है और बहुत मसलों को जो है हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। देखिए, सबसे बड़ा मसला इस समय उधमपुर में जो है वो है देविका प्रोजेक्ट, जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि बहुत सी चीजें जो हैं वो निकल कर सामने आती हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जब हम छोटे थे, देविका में ब्यूटिफिकेशन नहीं करवाई गई थी, लेकिन वहां पर ठंडी हवाएं थी, वहां पर माता रानी खुद वास करती थी। लेकिन जब से वहां पर इन प्रोजेक्ट्स के नाम पर धांधलियां की गई हैं, तब से देविका जो है वो कुछ अलग ही रूप में आती हुई नजर आ रही है। दूसरा, स्टेटहुड की मांग को लेकर कई चीजें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। पिछले दिनों आपने भी देखा कि महराजुद्दीन मलिक ने भी जो है अपना समर्थन वापस लिया, जिनका ये कहना था कि स्टेटहुड की वापसी के लिए कोई भी आवाज उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं क्या स्टेटहुड की वापसी जो है क्या वो जल्द से जल्द होगी, और वहीं दूसरी ओर क्या उधमपुर की दिशा जो है वो क्या बदलेगी, और क्या आने वाले समय में उधमपुर वासी भी जो है वो तमाम इन मुश्किलों से राहत जो है वो पाएंगे। मैं जी। एक आपका मैं माफी चाहता हूँ, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी। आपने सवाल किया था, मैं जवाब नहीं दे पाया। जो जैसा आपने कहा कि क्या उधमपुर की दशा सुधरेगी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल आपके मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को भी अपील करूंगा कि दशा जरूर सुधरेगी, लेकिन उसके लिए लोगों को अपना नुमाइंदा जो है वो सही ढंग से चुनना होगा। वह नुमाइंदा चुनना हो जो लोगों के बीच में जाए, जो लोगों की समस्याएं सुने, जो दिन रात लोगों के बीच में रहे। ऐसे नुमाइंदे चुन के आएंगे तो जरूर उधमपुर की दशा सुधरेगी। बिल्कुल धन्यवाद। सही कहा आपने, यही चीज मैं कहने वाली थी। तो जनता भी अपनी राय इस वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन पर जरूर रखें और देखते रहें जम्मू न्यूज मिशन। जय हिंद, जय भारत।